अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप सुबह उठे और अचानक सबकी कलाई पर एक जैसी स्मार्ट वॉच दिखने लगी? हाँ, होता है ऐसा। या सड़कों पर अचानक एक खास तरह की मैट ग्रे रंग की गाड़ियां दौड़ने लगी? बिल्कुल। और कुछ ही महीनों में वही रोज गोल्ड रंग जो पहले सिर्फ एक फोन पे देखा था, अब वो ईयरिंग से लेकर पानी की बोतलों तक हर जगह है। ये कोई जादू या इत्तेफाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे कि ये रंगों और डिजाइन का ट्रेंड आखिर तय कौन करता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें पर्दे के पीछे ले जाएंगे और दिखाएंगे कि ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आकर्षक और उलझी हुई दुनिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये ट्रेंड्स बस हवा में पैदा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। क्या पसंद आने वाला है? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे चारों ओर दिखने वाले ट्रेंड्स के पीछे का क्यों क्या है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है डैनियल लाडक की। सोचिए, एक लड़का बायोलॉजी पढ़ रहा है, डेंटिस्ट बनना चाहता है। हाँ, ये कहानी इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत मजेदार बात बताती है। और आज वो ये तय करने में मदद कर रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगी। ये कैसे हुआ? हुआ ये कि 2009 में जब आर्थिक मंदी आई, तो डैनियल का डेंटिस्ट बनने का प्लान वो हो नहीं पाया। वो लंदन में थे और उन्हें कोई भी नौकरी करने की जरूरत थी। अच्छा। किस्मत से उन्हें कलर हाइव नाम की एक कंपनी में नौकरी मिल गई, जो ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करती है। उन्हें इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, पर वो सही समय पर सही जगह पहुंच गए। कमाल है। और यही दिखाता है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ डिजाइन ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के लोग भी आ सकते हैं। एक मिनट, मतलब वो डेंटिस्ट बनने वाला था और अब वो ये तय कर रहा है कि मेरी अगली कार का रंग क्या होगा। ये तो कमाल है। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो ये कंपनी कलर हाइव करती क्या है? क्या ये फैशन मैगजीन की तरह बताती है कि इस सीजन में कौन से कपड़े पहनने? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि कलर हाइव तेजी से बदलने वाले फैशन के लिए काम नहीं करता। अच्छा, तो फिर किसके लिए? वो उन इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं जहां प्रोडक्ट्स को बनाने में सालों लग जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, घरेलू उपकरण। मतलब लंबा खेल। बहुत लंबा। वो आज जो रिसर्च कर रहे हैं उसका नतीजा हमें 2 साल बाद बाजार में दिखेगा। वो एक तरह से भविष्य में जी रहे हैं। वो आज 2026 के लिए नहीं, बल्कि 2028 या 2029 के लिए सोच रहे हैं। 2 साल? तो वो ये भविष्य देखते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई क्रिस्टल बॉल है? मजाक एक तरफ, पर ये प्रक्रिया होती कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग एक कमरे में बैठकर अपनी मर्जी से तय कर लेते हैं कि चलो अगला बड़ा रंग ऑलिव ग्रीन होगा। बिल्कुल नहीं, ये कोई आसान काम नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा जटिल और मेहनत वाला काम है। इसमें हजारों घंटे की रिसर्च लगती है। हजारों घंटे? हाँ, कलर हाइव हर साल दुनिया भर के अलग अलग देशों के 45 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ पैनल मीटिंग करता है। ये लोग अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं। कोई ऑटोमोटिव डिजाइनर है, कोई मटेरियल साइंटिस्ट, कोई सोशियोलॉजिस्ट। अच्छा, मतलब अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं। हाँ, और वो सब मिलकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, लोगों की सोच कैसे बदल रही है, कौन सी नई तकनीक आ रही है। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। दुनिया इतनी बड़ी और विविध है, जो रंग ब्राजील में पसंद किया जाएगा जरूरी नहीं कि वो स्वीडन में भी चले। सही बात है। तो एक ग्लोबल ट्रेंड एक ही समय पर लोकल कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जवाब ग्लोबल डायरेक्शन लोकल फ्लेवर के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ग्लोबल डायरेक्शन लोकल फ्लेवर? हाँ, वो एक ओवरआर्किंग यानी एक व्यापक वैश्विक थीम तय करते हैं। मान लीजिए थीम है सुकून और शांति। ठीक है। अब इस थीम को अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि लैटिन अमेरिका में शायद इस थीम को चमकीले ट्रॉपिकल रंगों से दिखाया जाए, जो वहां की प्रकृति से जुड़े हों। समझ में आ रहा है। वहीं स्कैंडिनेविया में इसी थीम को हल्के, न्यूट्रल और मिनिमलिस्ट रंगों से व्यक्त किया जाएगा। और अमेरिका के पूर्वी तट पर शायद गहरे, पारंपरिक रंगों का इस्तेमाल हो। तो थीम एक ही है, पर उसका रंग रूप स्थानीय संस्कृति के हिसाब से बदल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाली बात है, ये समझ में आता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसने शायद हम सबको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मुझे 2015 याद है, जब एप्पल ने रोज गोल्ड आईफोन लॉन्च किया था। ओह हाँ, वो तो एक दौर था यार। रातों रात वो रंग हर जगह था। मेरी दोस्त की शादी में सजावट से लेकर मेरे कॉफी मग तक सब कुछ रोज गोल्ड हो गया था। स्रोत कहते हैं कि ये एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल,
ये वो पल था जब सबने माना कि अब ट्रेंड्स सिर्फ फैशन की दुनिया से नहीं आते। तकनीक और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अब सबसे बड़े ट्रेंड सेटर बन गए हैं। मतलब अब ट्रेंड ऊपर से नहीं, बगल से आ रहा है। हाँ, पहले कार कंपनियां देखती थीं कि पेरिस के फैशन वीक में कौन से रंग चल रहे हैं। अब उल्टा हो रहा है। फैशन डिजाइनर देख रहे हैं कि सैमसंग या गूगल अपने नए फोन में कौन सा रंग ला रहे हैं। अच्छा। कलर हाइव ने खुद सैमसंग गैलेक्सी S10 के रंगों पर काम किया था। जब कोई चीज आपकी जेब में या आपके हाथ में 24 घंटे रहती है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। मैं आपकी बात समझता हूं, पर क्या ये संवाद बराबरी का है? क्या ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी खुद ब खुद सच होने वाली भविष्यवाणी जैसा नहीं है? ये एक आम धारणा है। मतलब जब एप्पल या सैमसंग जैसी अरबों डॉलर की कंपनियां को रंग चुनती हैं तो उनके मार्केटिंग बजट के आगे आम इंसान की पसंद की कितनी चलती है, वो तो उसे ट्रेंड बना ही देंगे। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है और स्रोत में डैनियल इस तर्क को सिरे से खारिज करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उनका तर्क बहुत सरल और दमदार है। वो कहते हैं अगर हम जो तय करते वही ट्रेंड बन जाता तो दुनिया में सेल रैक का अस्तित्व ही नहीं होता। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। हर साल हजारों प्रोडक्ट्स बुरी तरह फेल होते हैं क्योंकि लोगों को उनका रंग, डिजाइन या फील पसंद नहीं आता। एक ट्रेंड तभी सफल होता है जब वो जनता की चेतना के साथ मेल खाता है। जनता की चेतना, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि एक हवा की तरह है। ट्रेंड फोरकास्टर्स ये नहीं बताते कि हवा किस तरफ बहेगी, वो बस ये भांपने की कोशिश करते हैं कि हवा का रुख किस तरफ बदल रहा है। वो समाज के मूड, उसकी चिंताओं, उसकी उम्मीदों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर समाज में अनिश्चितता का माहौल है तो लोग शायद शांत और आरामदायक रंगों की तरफ आकर्षित होंगे। और अगर माहौल अच्छा है तो? अगर माहौल आशावादी है तो शायद चमकीले और ऊर्जावान रंग चलेंगे। अगर आप हवा के खिलाफ कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो उड़ नहीं पाएगा, चाहे आपकी मार्केटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और शायद इसीलिए कंपनियां CMF यानी कलर, मटेरियल, फिनिश की रिसर्च पर इतना पैसा और समय लगाती हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई। एक सही रंग चुनने में महीनों लग सकते हैं क्योंकि वो एक रंग उत्पाद को बना या बिगाड़ सकता है। महीनों एक रंग के लिए? बिल्कुल, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। वो सिर्फ एक रंग नहीं चुन रहे होते, वो एक भावना चुन रहे होते हैं। वो ये तय कर रहे होते हैं कि जब कोई इस प्रोडक्ट को हाथ में लेगा तो इसे कैसा महसूस होगा। सही बात है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हम सब अपनी सड़कों पे देख सकते हैं। आपने ध्यान दिया है कि नई गाड़ियों का पेंट जॉब बदल रहा है? हाँ, मैंने देखा है। मेरे एक पड़ोसी ने अभी एक नई SUV लिया है और उसका रंग अजीब सा फ्लैट मिट्टी जैसा हरा है। उसमें वो पुरानी गाड़ियों वाली चमक दमक नहीं है। हाँ, मुझे लगा था कि शायद ये कोई सस्ता पेंट ऑप्शन होगा, पर अब लग रहा है कि इसके पीछे भी कोई कहानी है। इसके पीछे पूरी की पूरी साइकोलॉजी है। हम चमकदार मेटालिक पेंट से दूर होकर ज्यादा ठोस, फ्लैट और मैट फिनिश की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? स्रोत इसे 70 के दशक की पुरानी यादों मतलब नॉस्टैल्जिया से जोड़ते हैं। ये रंग लोगों को एक गर्म और आरामदायक एहसास देते हैं। ये कम दिखावा करते हैं, ज्यादा ईमानदार लगते हैं। अच्छा। ये एक छोटे से बदलाव की तरह लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि समाज में दिखावे से ज्यादा असलियत और सुकून को महत्व दिया जा रहा है। ये धरती से जुड़ाव और सुकून वाली बात बहुत दिलचस्प है। और जहां तक मुझे याद है, स्रोत बताते हैं कि यही ट्रेंड अब हमारी गाड़ियों से निकलकर हमारे घरों के अंदर भी पहुंच रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। हम अब उस परफेक्ट फैक्ट्री में बने लुक से बोर हो गए हैं। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। हमारे घरों में एक शांत क्रांति हो रही है। लोग बड़े पैमाने पर बने डिब्बे से निकले सामान से ऊब चुके हैं। अब हर कोई ऐसी चीजें चाहता है जिनमें एक कहानी हो, एक हाथ का स्पर्श हो। इसीलिए प्राचीन शिल्प और कारीगरी की वापसी हो रही है। स्रोत में मिट्टी के बर्तनों का जिक्र है, हाथ से बने फर्नीचर का जिक्र है। और वो जापानी टेक्निक का भी जिक्र था, शिबारी। हाँ, जापानी शिबारी तकनीक, जो गांठ बांधकर लकड़ी को जोड़ने की एक कला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग अब परफेक्ट चीजों से ज्यादा ऐसी चीजें चाहते हैं जिनमें थोड़ी बहुत खामियां हों, जो ये बताएं कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, मशीन ने नहीं? बिल्कुल। लोग प्रामाणिकता चाहते हैं। वो बनाने वाले से और जिस चीज से वो बनी है, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, उसे एक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। और ये रंगों में भी दिख रहा है। रंगों में भी साफ दिख रहा है। हम ठंडे ग्रे और बेज रंगों से दूर जा रहे हैं जो पिछले एक दशक से हावी थे।
अब गहरे मिट्टी वाले मडी रंगों का जमाना है। भूरे, सेपिया, गहरी लालिमा लिए हुए रंग। धरती के रंग। ये वो रंग हैं जो हमें जमीन से जोड़ते हैं। ये कोविड के बाद के प्रकृति के रंगों जैसे हरे और नीले से भी एक कदम आगे है। अब हम धरती के रंगों की बात कर रहे हैं। ये बहुत गहरा बदलाव है। प्रामाणिकता और कारीगरी की तलाश। ये आइडिया बहुत शक्तिशाली है। इस विचार ने मुझे स्रोत में दी गई एक और कहानी की याद दिला दी। हमने अभी तक बड़ी कंपनियों और ग्लोबल ट्रेंड्स की बात की, लेकिन एक अकेला कलाकार इन सब चीजों को कैसे देखता है? क्या वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है या वो अपनी अलग दुनिया बनाता है? हमारे पास इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है जो फूलों की दुनिया से है। हाँ, केल्सी ओलिविया की कहानी। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है। केल्सी ने 10 साल संगीत उद्योग में काम किया। फिर एक दिन वो न्यूयॉर्क के फूल बाजार गईं और उन्हें लगा कि यही उनकी असली जगह है। अच्छा। आज वो बड़े-बड़े ब्रांड्स और इवेंट्स के लिए फूलों की विशाल सजावट करती हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा का स्रोत बहुत अनोखा है। अनोखा कैसे? क्या वो दूसरे फूल डिजाइनरों का काम नहीं देखती? वो जानबूझकर ऐसा करने से बचती हैं। स्रोत में वो कहती हैं कि वो किसी और के काम की नकल नहीं करना चाहती। तो फिर प्रेरणा कहाँ से लेती हैं? इसके बजाय प्रेरणा के लिए वो फैशन की दुनिया की तरफ देखती हैं। उनका मानना है कि फैशन डिजाइनर दुनिया के कुछ सबसे बड़े कलाकार हैं। दिलचस्प है। वो जिस तरह से रंग, बनावट, आकार और अनुपात के साथ खेलते हैं वो बेजोड़ है। तो वो वैलेंटिनो के डाउन में रंगों का मेल देखकर या किसी डिजाइनर के प्रिंट में पैटर्न देखकर अपने फूलों की अरेंजमेंट का आइडिया लेती हैं। ये तो बहुत ही अलग सोच है, पर क्या ये थोड़ा जोखिम भरा नहीं है, अपने ही फील्ड के लोगों के काम को नजरअंदाज करना? शायद, लेकिन यही चीज उनके काम को सबसे अलग और ताज़ा बनाती है। और इसी सोच की वजह से उनके साथ एक बहुत ही यादगार घटना हुई। क्या हुआ था? स्रोत में एक किस्सा है कि एक दिन वो फूल बाजार में थीं और अचानक उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा फैशन डिजाइनर मारा हॉफमैन को देखा। अरे वाह! वो पहले तो बहुत घबरा गईं, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके मारा से बात की और बताया कि वो उनके काम से कितनी प्रेरित हैं। और फिर क्या हुआ? वो एक छोटी सी मुलाकात एक बड़े सहयोग में बदल गई। मारा हॉफमैन ने केल्सी को अपने एक कलेक्शन के लिए फूलों की सजावट करने का मौका दिया। कमाल है। ये कहानी दिखाती है कि जब आप अपनी प्रेरणा के प्रति सच्चे रहते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ये प्रेरणा के कॉन्सेप्ट को बहुत ही असली और मानवीय बना देता है। ये वाकई कमाल की कहानी है, लेकिन वो सिर्फ फैशन डिजाइनरों के साथ तो काम नहीं करती, वो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स के साथ भी काम करती हैं। हाँ, करती हैं। वहां तो बहुत नियम कायदे होते होंगे, जैसे आपको हमारे लोगों का नीला रंग ही इस्तेमाल करना है। ये उनकी रचनात्मक आजादी से कैसे मेल खाता है? वो इन बाधाओं को एक रचनात्मक चुनौती की तरह देखती हैं। उनके लिए सीमित रंगों के साथ काम करना उनकी क्रिएटिविटी को और भी निखारता है। अच्छा। ये उन्हें सोचने पे मजबूर करता है कि वो एक ही नीले रंग के कितने अलग-अलग शेड्स, बनावट और फूलों का इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि वो दिलचस्प लगे। ये दिखाता है कि सच्ची रचनात्मकता सीमाओं में भी पनप सकती है, बल्कि कभी-कभी सीमाओं की वजह से और भी निखरती है। तो आज की सारी बातचीत का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखें तो हमने क्या सीखा? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगली बार जब मैं कोई नया रंग हर जगह देखूंगा तो मैं उसे महज एक इत्तेफाक नहीं मानूंगा। बिल्कुल। पहली बात तो यही है कि ट्रेंड्स मनमाने नहीं होते। वे गहरी रिसर्च, सांस्कृतिक बदलावों और एक जटिल वैश्विक बातचीत का नतीजा होते हैं। और वो रातों रात नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे धीरे धीरे हमारे समाज के मूड के साथ विकसित होते हैं। दूसरी बात, प्रेरणा के स्रोत बदल रहे हैं। अब सिर्फ पेरिस और मिलान के रनवे ही ट्रेंड तय नहीं करते। आपके हाथ में जो फोन है या जिस कार में आप बैठते हैं वो शायद ज्यादा बड़ा ट्रेंड सेटर है। सही बात है। और साथ ही हम सबके अंदर प्रामाणिकता और विरासत के लिए गहरी इच्छा जाग रही है जो हमें मिट्टी के रंगों और हाथ से बनी चीजों की ओर वापस खींच रही है। और आखिर में, रंग सिर्फ एक सजावट की चीज नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है। हाँ, एक इमोशनल टूल। बिल्कुल। चाहे वो एक फोन बेचना हो, एक कार को आकर्षक बनाना हो या फूलों की सजावट से एक भावनात्मक अनुभव पैदा करना हो, सही रंग चुनना किसी भी चीज को बना या बिगाड़ सकता है। तो ये सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और बाजार की गहरी समझ का खेल है। सही कहा। तो ये सब हमें सोचने के लिए एक अंतिम महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है।
हमने देखा कि ट्रेंड्स का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है और वे हमारे सामूहिक मिजाज को कैसे दर्शाते हैं। लेकिन स्रोत प्रामाणिकता और प्राचीन शिल्प के उदय पर भी प्रकाश डालते हैं। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, क्या सबसे शक्तिशाली ट्रेंड से पूरी तरह दूर जाना होगा? मतलब ट्रेंड्स को फॉलो ना करना ही सबसे बड़ा ट्रेंड बन जाएगा? हाँ, उन चीजों के पक्ष में जो व्यक्तिगत है, जो समय के साथ पुरानी नहीं होती और जिनकी जड़ें हमारी विरासत में गहरी हैं। शायद डिजाइन का भविष्य इस बारे में नहीं है कि आगे क्या आने वाला है, बल्कि इस बारे में है कि क्या हमेशा के लिए रहता है।